और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने की। वहीं बैठक का पहला एजेंडा सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर मंथन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। तो शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस ने इस बार संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कांग्रेस बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार, किसान जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लंबे वक्त से प्रदेश सरकार पर कम समय के लिए सत्र बुलाने का आरोप लगाती रही है, जिसको लेकर सदन और सड़क दोनों जगह प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। पूरे देश का किसान आंदोलित है। एमएसपी पर तो उसे पैसा क्या मिला, जो उसने धान बेचा उसका भी मूल्य उसे नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट फैक्ट्रीज ने गन्ने का मूल्य भी उसे नहीं दिया है। इसीलिए वो एमएसपी पे गारंटी चाहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान कर्जदार का कर्जदार है। इन्होंने वादा किया था कर्ज माफ़ करेंगे, वो तो नहीं किया। एमएसपी पर ही उसका सामान खरीद ले तो वो रोटी खाने लायक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस समय 2 किसानों ने तो इसलिए कि सरकार सुन रही है अपने को गोली मार ली। 8 किसान मर चुके हैं। अब आत्महत्या जैसी चीज़ जो सार्वजनिक बयान देकर कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि सरकार उन पर विचार नहीं करती है तो किसी भी देश के लिए शर्मनाक बात है। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन उनको हाउस में जवाब तो देना ही है। वहीं इंदिरा हृदयेश ने किसानों को फसल का सही मूल्य न देने का आरोप लगाया। साथ ही भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भी सवाल खड़े किए। तो कांग्रेस पिछले कई दिनों से बेरोजगारी, कोरोना संकट, महंगाई और अब किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। और अब भी जो सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। इसमें कई ऐसे मुद्दे जिनको उठा के सरकार को घेरा जाएगा। 3 दिन का यह सत्र है और पूरे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तो इंदिरा हृदयेश का सरकार पर यह निशाना रहा है। उन्होंने सत्र में सवालों के जवाब की मांग की है और यह भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमेशा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही हाउस चलाता, मैं नहीं चलाई। मुख्यमंत्री तो सेरिमोनियल कभी शुरू में कभी अंत में आ जाते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो बजट पेश कर सकते हैं, तो बाकी कोई मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं होती है और सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर उसे चला सकता है। कोरोना पॉजिटिव हुए, क्या आशा करते हैं? कोरोना पॉजिटिव हुए, मैंने फ़ोन किया था उन्हें, उनके लिए शुभकामनाएँ हैं और ठीक स्वस्थ हूँ। वैसे वो स्वस्थ ही थे, उन्होंने लिखा भी मैं ठीक हूँ, मेरे कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। और डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान डोईवाला में हवन, कीर्तन और यज्ञ किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के साथ लंबी उम्र की कामना की गई। हवन यज्ञ के साथ महिलाओं ने भजन कीर्तन से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं डोईवाला में अग्रवाल धर्मशाला में नगर मंडल अध्यक्ष विनय खंडवाल के नेतृत्व में हवन किया गया। तो वहीं महिला मोर्चा नगर मंडल के अध्यक्ष सुषमा चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने भजन कीर्तन से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की कामना की और उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये 61वां जन्मदिन है और दुर्भाग्यवश उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए तो उनकी दीर्घायु
और लंबी उम्र की कामना के लिए गढ़वाला नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए हवन, लंबी उम्र के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया है और पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में ही ऐसे आयोजन हो रहे हैं। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कोरोना काल में और पूरे अपने कार्यकाल में विकास के लिए लगे रहे और कोरोना काल में जनता के बीच आ जाके विकास कार्यों को लोग सेवा कर तत्पर रहे, तो उसी कारण उनको कोरोना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जल्द शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो और वे दोबारा से पुनः इसी तरह लोगों की, जनता की सेवा करें, उत्तराखंड को चौमुखी विकास की ओर ले जाए। और उत्तराखंड में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दौरे के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि सिसोदिया के दौरे का कोई असर नहीं पड़ने वाला, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी सिसोदिया के दौरे को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने भी सिसोदिया के उनके दौरे को एक आम दौरा बताया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इस दौरे से उत्तराखंड की सियासत पर, राजनीति पर कोई असर नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, उसे अधिकार है वो अपने विस्तार के लिए प्रयास करे और अपने लिए जन समर्थन जुटाने का काम करे, लेकिन उत्तराखंड की जनता आम आदमी के चाल चरित्र और चेहरे को बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी की पार्टी की दाल गलने वाली नहीं। कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या काठगोदाम के प्रतापगढ़ी इलाके में पहुंचे और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सक्रिय महिला कांग्रेस नेता मंजू देवी को एससी विभाग का हल्द्वानी नगर उपाध्यक्ष बनाया। इस बीच इंद्रपाल आर्या ने 2022 में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया और उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में एससी विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है और सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंजू देवी एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिन्हें इस अहम दायित्व से नवाजा गया है और उम्मीद भी की गई है कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रतापगढ़ी में कांग्रेस एससी विभाग और मजबूती के साथ काम करेगा। मंजू देवी ने भी अपने उच्च पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाया जाएगा। देखिए, आज मैं काठगोदाम ये प्रतापगढ़ी में आया हूँ। ये मंजू आर्य जी हैं जिनको महानगर का उपाध्यक्ष नियुक्ति पत्र दिया गया है, मनोनीत कर रखा है। आज इनके प्रांगण में सभी उपस्थित सभी लोग आए हुए हैं। हम एकजुटता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और कई महिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में हमारे रामनगर से भी आई हैं महिलाएं जिनका नाम है और ममता जी हैं। ये सभी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। आज एक यहाँ कार्यकारिणी का विस्तार भी हो रहा है और आने वाले जो 2022 में जो सरकार है, इस सरकार को जो लाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। हम लोग जो हैं इस वक्त जो अनुसूचित जाति विभाग है, ये घर घर जा कर के एक छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं और गोष्ठी के माध्यम से इस सरकार की जो अनुसूचित जाति के लिए जो कुठाराघात किया जा रहा है, रिजर्वेशन पे भी और जो उत्पीड़न किया जा रहा है इस जाति के लोगों पर, उसके प्रति हम लोगों को समझा रहे हैं। इस तरीके से हमारे संग ये किया जा रहा है, इसलिए ऐसी सरकार को जो है हमें फेंकना है यहाँ से। लालकुआ विधानसभा के कांग्रेस नेता और पार्टी के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या प्रदेश सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप न मिलने पर नाराजगी जताई। इंद्रपाल आर्या ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप न मिलने से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मिलने वाली कई पेंशन बंद कर दी गई हैं और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली रकम उन्हें नहीं मिल रही है और प्रदेश की बीजेपी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं का संचालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की विशेष एजेंसी से जांच करने की मांग की है।
देखिए, जो इस सरकार में जो पहले सरकार ने, पिछली सरकार ने जो योजना चलाई थी और जो पहले से चली हुई थी, जो गरीब महिला, विधवा महिला और जो बच्चे, गरीब बच्चे जो पढ़ते थे, जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, तो आज ये सारी स्कॉलरशिप जो अनुसूचित जाति के लिए जो मांग थी और जो मिलता था सरकार द्वारा, तो वो ये सारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी। पूर्व सरकार ने जो डंगरिया पेंशन और झगरिया पेंशन लगाई थी और गरीब लोगों को जो राहत मिलती थी, जो गरीब लोगों की राहत के लिए वो तो बिल्कुल ही इन्हें बंद कर दी गई है। और जैसे एक जो क्या कहते हैं, दलित उत्पीड़न का मामला जो है लगातार इस सरकार में बढ़ते जा रहा है और इससे जो पहले घटना जो दलित उत्पीड़न की थी, उसमें बिल्कुल सरकार मौन बैठी हुई है। छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने उधम सिंह नगर जिले में समाज कल्याण अधिकारी रह चुके अनुराग शंखधर को देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। घोटाले के मामले में 2011 और 12 में अनियमितता मिलने पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। पहले चरण की जांच में बाहरी राज्यों के कॉलेज और छात्रों से पूछताछ की गई। इस दौरान मिले सबूत के आधार पर जिले में 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस घोटाले में 2011 से 19 तक जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत पाई गई। छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा, आईटीआई में कई मुकदमे कायम हैं। इनमें से कुछ मुकदमे पीसी एक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें पूर्व समाज कल्याण अधिकारी जो यहाँ उधम सिंह नगर में नियुक्त थे, वो वांछित चल रहे थे। कल उनको देहरादून से अरेस्ट करके लाया गया है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और उत्तराखंड के लोगों के वन अधिकारों की बात करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वन क्षेत्र में रहने वालों का ध्यान न देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जंगलों से जुड़े कानून में संशोधन करने की भी मांग की। तो वन क्षेत्र में रहने वालों का सवाल उन्होंने उठाया और कांग्रेस के चूंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, तो कानून में बदलाव करने की मांग की। जो तिलाड़ी कांड जो है, जो वनों पर अपने अधिकारों के लिए यहाँ के निवासियों ने सबसे पहला आंदोलन 1930 में किया था, तो 3 साल से जो हमारे हक हकूक थे, जो हमारे वनाधिकार थे, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजो करके रखे हुए थे, वो सब हमने छोड़ दिए और इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम जंगल काट देंगे, पानी ख़त्म कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि उसका कॉम्पनसेशन हमको मिलना चाहिए और कॉम्पनसेशन का स्वरूप ये होना चाहिए कि 2006 का जो वनाधिकार कानून है वो इस राज्य में लागू हो। उसमें जो सामुदायिक और जो व्यक्तिगत अधिकार जंगलों पर दिए जाने की उस कानून की भावना है, वो सब हमको मिले और हम ये कहते हैं कि उसके कॉम्पनसेशन के रूप में उसको आप हमें दीजिए। सितारगंज पालिका में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना समाप्त हो गया है। विकास कार्यों के भुगतान के रोक हटने की मांग पूरी होते ही धरना समाप्त हो गया। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सभासदों के पूर्व विधायक नारायण पाल ने धरना समाप्त कराया। बोर्ड के मेंबर्स भी बैठे थे। 4 दिन आज भूख हड़ताल पे हुआ है। उसमें एक हमारा शिष्टमंडल आज गया था और उस शिष्टमंडल में पूर्व विधायक माननीय नारायण पाल जी, राजू हरियाणवी जी, तेजेंद्र सिंह माटा जी एवं पूरन चौहान जी गए थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये एक आदेश ट्रेजरी के लिए हुआ है कि वो किसी भी प्रकार का हमारा यहाँ से जो फाइल जाएगी बिलों के भुगतान के लिए और उसको सुनिश्चित करें, उनको सीधा स्पष्ट एक आदेश करा गया है ट्रेजरी को और हमारी मांग भी यही थी, इसलिए अब हमने धरना समाप्त कर दिया। और उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी पर मनमानी का आरोप लगा है। कंपनी सड़क कटिंग का मलबा जगह जगह डाल रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यमुना नदी और गदेरों में मलबा गिराने से कई पेड़ सूख गए हैं। वन विभाग को नुकसान होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रामराज ग्राम उद्योग सेवा संस्थान की तरफ से क्राफ्ट बाजार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों ने हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए और इसमें अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने शुभारंभ किया मेले का। इस मौके पर हरबीर सिंह ने कहा कि हस्तनिर्मित वस्तुओं को बनाने और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले शिल्पकारों को क्राफ्ट बाजार मेले के माध्यम से एक स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले के आयोजन से स्टॉल लगाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक बेहतर मौका मिलता है। भारत वर्ष में जो अनुसूचित जाति के शिल्पी हैं उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म देने के लिए अपने हस्तशिल्प कारीगरों को ये मेला आयोजित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी हस्तशिल्प हैं, हाथ से बनाए हुए जो भी काम होता है, उसके लिए ये सारा मेला आयोजित किया गया है। थान जो है सेवा वाले हैं, आपके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने स्थानीय लोगों को जो है महत्व दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है आत्मनिर्भर, वो बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। और जिस तरह के उत्पाद उनके द्वारा यहाँ पेश किए गए हैं वो सब यहीं के बनाए हुए उत्पाद हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए काफ़ी हैं। और इस तरह की प्रदर्शनी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। टिहरी झील में संचालित साहसिक पर्यटन और झील के आसपास के क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने बोट यूनियन की मांग को सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। फोटोग्राफ सबमिट करेंगे, ऑपेक्स क्या है और भी कुछ मुद्दे थे, उन पे चर्चा हुई। बट बेसिकली जो पूरे उस एरिया के टूरिज्म को प्रताप नगर और घाट पर्वत और जो भी वहाँ ट्रेकिंग रूट्स वगैरह का डेवलप किया जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। क्योंकि अभी जो टिहरी झील में बोटिंग वगैरह का विकास हुआ है उससे प्रताप नगर अछूता है, तो उस पर एक चर्चा हुई है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ किस किस पॉइंट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि बोट से प्रताप नगर और फिर आगे ट्रैक ले जा करके और फिर बाद में अगर जरूरत पड़े तो वहाँ से रोड हेड से गाड़ियाँ पिक करके टूरिस्ट को उस एरिया में ले जा सके ताकि प्रताप नगर एरिया का भी डेवलपमेंट हो। अच्छी पहल डीएम मैम ने करी कि एक बोट यूनियन के साथ एक विशेष बैठक कर जो भी आगे आने वाली जो नई गतिविधियां हैं उन पे ध्यान, जैसे हाउस बोट हो, पैरासेलिंग हो या लेजर लाइट्स हो, इन सब पे चर्चा करी। साथ ही साथ जो आने वाले टाइम पे जो जैसे ट्रैकिंग रूट बनेंगे या प्रताप नगर या जैसे मतलब किसी भी चीज़ को विकसित करना है तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों को जोड़ता है, प्रताप नगर और टिहरी को कहीं ना कहीं बोट व्यवसाय जोड़ता है। तो इन दोनों में आसपास में कैसा व्यवसाय बने ताकि इधर प्रताप नगर वाले जो लोग हैं वो भी इस टिहरी झील का लाभ ले सकें और टिहरी वाले भी ले सकें। तो इसमें कई तरीके, जैसे कुछ लोगों को ज़मीन उन्हीं के यहाँ जो मतलब टीएडीसी ज़मीन एनओसी करके दी जाए ताकि वो अपने छोटे छोटे स्टॉल खोले, गढ़वाली स्टॉल। और कुछ नए पॉइंट भी हैं जैसे जहाँ पे यॉट लगेगी, जैसे नैनीताल में कुछ वाटर लेवल टिहरी झील का ऐसा है जहाँ पे ये ऐसी यॉट चल सकती है, वो भी उन्होंने कल सर्वे करा था, देखा। तो हम सब ने भी कहा था कि ठीक है, नई एक्टिविटीज़ तो टिहरी झील में आनी ही चाहिए क्योंकि सिर्फ एक बोटिंग से टिहरी झील में को हम डेवलप ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और उतने ज़्यादा लोग आएंगे। और काशीपुर पुलिस जल्द ही तलाशी के दौरान पकड़े गए वाहनों की नीलामी करेगी। नीलामी कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी एसडीएम के निर्देश के बाद की जा रही है। नीलामी में 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को नीलाम किया जाएगा। जानकारी मिलने के बाद अब दूर दूर से लोग नीलामी में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और जीएसटी नंबर बनाकर कुंडा थाने से टोकन नंबर लिया जा रहा है। आज कुंडा थाने में काशीपुर सर्कल के अंतर्गत 13 लावारिश गाड़ियों की, जिसमें 11 मोटरसाइकिलें तथा 2 4 पहियों वाले वाहन हैं, उनकी नीलामी हो रही है। नीलामी के लिए बहुत ही अच्छे से हम लोग को रिस्पांस मिला है। कम से कम 15 से 20
लोग बोलीदार यहाँ पे आए अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे सरकारी धन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए। और साथ ही मैं ये सबसे ये कह लूँगा कि इसके लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो और जीएसटी नंबर हो। आगामी काल में 1-2 महीने में हम बहुत सारी मालों का निस्तारण का अभियान चलेगा, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की नीलामी हो जाएगी, ताकि हमारे थाने से भी कुछ मालों का निस्तारण हो और सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। रुद्रपुर में अवैध खनन को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने अब 7 वाहनों को रुद्रपुर कोतवाली में सीज किया, जबकि 2 ट्रैक्टर को थाना पंतनगर में सीज किया गया है। पुलिस को काफी वक्त से इलाके में अवैध खनन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये शिकायतें आ रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, तो इसके संबंध में आज सुबह 4 बजे मैं स्वयं भी गया और पंतनगर टीम भी गई। तो इसमें टोटल 9 गाड़ियां, जिसमें से 5 डंपर, 2 छोटी गाड़ी और 2 ट्रैक्टर को सीज किया गया। रुड़की के मंगलोर में करीब 1 महीना पहले हुए सिलेंडर विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकार की तरफ से अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की। साथ ही हादसे की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। और बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी व्यापारियों के सामने एक और मुसीबत आ गई है, और यहाँ के कुछ व्यापारियों की दुकानें टूटी पाई गई हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वहीं इन लोगों के मुताबिक दुकानें तोड़ने का काम भालू ने किया है, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जोशीमठ में के ऊपरी क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सर्दी का प्रकोप इतना है कि सफेद रुई नुमा चादर अब लोगों को आफत लगने लगी है। सर्दी बढ़ने के साथ ही पारा माइनस में पहुंच गया है। और इसी के साथ इस की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।